वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, पेज नंबर 189 पर। अब जो इस वीडियो में मैं नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप लोग वेल फैमिलियर हैं इससे। कैपिटल जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसी की बात मैं कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एंटरिंग the universal law of gravitation can be determined experimentally, and this was first done by English scientist Henry Cavendish। तो इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है? कैवेंडिश को। बच्चों, कैवेंडिश ने वो एपरेटस यूज किया था जो कि कूलम ने डिजाइन किया था, एंड उसका नाम था टॉर्जन बैलेंस। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं वहां पर आप पढ़ते हैं कि कूलम ने कूलम्स लॉ जो दिया था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, उसको प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए उसने यूज किया था टॉर्जन बैलेंस। कैसा होता है यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। इन 1798 कैवेंडिश ने उसके बाद में कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी, पहले कूलम ने अपना लॉ दिया था। द apparatus used by him is schematically shown in figure 8.6। यहाँ आप देख रहे हैं S1 डैश जो है S1 की नई पोजीशन है, S2 की नई पोजीशन S2 डैश है, ऐसा कुछ। और A B ये भी स्फीयर्स हैं, S1 S2 भी स्फीयर्स हैं। Schematic drawing of Cavendish experiment, S1 and S2 are large spheres which are kept on either side, shown shades of the masses A and B। तो ये पॉइंट मासेस हैं A and B, और ये बड़े स्फीयर्स हैं। जनरली लेड के स्फीयर्स लेते हैं क्योंकि वो सबसे भारी हुए। When the big spheres are taken to the other side of the masses, इस तरफ अगर ले जाएंगे नई पोजीशन पर, shown by dotted circles, the bar AB rotates a little once, little थोड़ा सा घूम जाएगी रॉड डायरेक्शन के फोर्स के, since the torque reverses direction। अभी जो फोर्स लग रहा था वो अलग डायरेक्शन में लग रहा था, अब अलग डायरेक्शन में लगेगा। कैसे? डायग्राम की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो ये डिटेल है उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। तो पहले तो हम ये डायग्राम यहाँ पर यूज करते हैं इसको। सो इट इज लाइक दैट कि पहले जो फोर्सेस लग रहे थे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, भारी वाला स्क्वायर इस तरफ, ये इस तरफ। तो घूमने की टेंडेंसी थी एंटी क्लॉकवाइज। बाद में क्या हुआ, नई पोजीशन, ये अट्रैक्ट होगा एस डैश की तरफ और ये अट्रैक्ट होगा S2 S1 डैश S2 डैश की तरफ। तो घूमने की टेंडेंसी हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो यही समझाया गया। द एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। कितना घूमा वो हम नाप सकते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। द बार AB has two small lead spheres attached at its ends। ये A और B दो छोटे lead spheres हैं। The bar is suspended from a rigid support by a fine wire। तो ये आप देख रहे हैं वो फाइन वायर कौन सा है, ये है वो फाइन वायर, and AB is the bar। Two large lead spheres are brought close to the small ones but on opposite side as shown। The big spheres attract the nearby small ones by equal and opposite force as shown। There is no net force on the bar but क्योंकि equal and opposite force एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, नेट फोर्स तो जीरो है, F नेट इज जीरो, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है, और एक्चुअल में वो कपल क्रिएट कर रहा है, इट इज नॉट जीरो। There is no net force on the bar but only a torque which is clearly equal to F times the length of the bar, where F is the force of attraction
between a big sphere. अब यहाँ आपको थोड़ी सी बात ये समझने की बच्चों, टॉर्क कह दिया गया है उसको, बट इट इज नॉट टॉर्क। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर कपल काम करता है, सो एक्चुअली इट इज कपल। It's neighboring small sphere. Due to this torque, the suspended wire gets twisted till such time as the restoring torque of the wire equals the gravitational torque. तो यहाँ होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक मैं मिरर चिपका दूं इस वायर पर, तो जब ये घूमेगा तो ये मिरर भी घूमेगा। अगर इस मिरर पर सामने से लाइट डाली जाए किसी लाइट सोर्स से, टॉर्च से, तो वो लाइट जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अगर यहाँ हम एक स्केल लगा दें तो हम वो एंगल जितने से मिरर टिल्ट हो रहा है वो नाप पाएंगे आर्क अपॉन रेडियस करके। बच्चों इसको बोलते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट या लैंप एंड स्केल मेथड, जो हम 10 सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी यूज करते हैं। 12th क्लास में आप देखेंगे इसको। तो ऐसी कोई टेक्निक लगा के हमने एंगुलर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नाप लिया। सो कब तक घूमेगा, जब तक कि वायर जो रीस्टोरिंग कपल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कोई स्प्रिंग है वो रीस्टोरिंग फोर्स देती है, ट्विस्ट करेंगे तो रीस्टोरिंग कपल देगी। तो एक है डिफ्लेक्टिंग कपल, दूसरा रीस्टोरिंग कपल, जिसमें यहाँ पे टॉर्क कहकर दिखाया उसको बताया। रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द वायर इक्वल्स द ग्रेविटेशनल टॉर्क, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी अगर उस दौरान थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर, द रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा घुमाएंगे रीस्टोरिंग कपल उतना ही ज्यादा होगा, इक्वल टू टॉ थीटा, where tau is the restoring couple per unit angle of twist, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक्चुअल में tau is proportional to theta, so tau equal to c times theta, c is the constant, equal to tau upon theta। अगर theta को मैं 1 कर दूंगा तो c हो जाएगा tau के बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, कपल पर यूनिट ट्विस्ट, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है थीटा, इट बिकम्स कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो इस तरह से ये लैंग्वेज है। Tau can be measured independently, example by applying a known torque and measuring the angle of twist। तो उससे हम पूरा एक स्केल डिजाइन कर सकते हैं। The gravitational force between the spherical balls is the same as if their masses are concentrated at their centers. Thus, if d is the separation between the centers of the big and its neighboring small ball, capital M and small m their masses, the gravitational force between big sphere and its neighboring small ball is F equal to g mm upon d square. If L is the length of the bar AB, then the torque arising out of F is F multiplied by L. At equilibrium, this is equal to restoring torque, and hence हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, force into moment arm, gmm by d square is the force into moment arm is L equal to tau into theta। कहाँ से आया, सिंपल है बच्चों। एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से लग रहा है, जो इस एपरेटस को घुमा रहा है। दूसरा है रीस्टोरिंग टॉर्क, या एक है डिफ्लेक्टिंग कपल, दूसरा है रीस्टोरिंग कपल। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला क्या है, पहला है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इनटू द डिस्टेंस इज d, और दूसरा है रीस्टोरिंग। ओके, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ये समझने की बात है, ये डिस्टेंस d नहीं होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। और इधर यहाँ पर देखा जाए तो वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो है कांस्टेंट टाइम्स थीटा। अब हुआ क्या है, यहाँ पर उसको टॉ से दिखा दिया, ठीक है, उसको दिखा टॉ से दिया है, सिंबल यहाँ टॉ यूज कर लिया, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, और उसको
टॉ इंटू थीटा दिख रहा है, विच शुड बी एक्चुअली सी इंटू थीटा, है ना। टॉ नहीं, क्या होना चाहिए था, सी, जहाँ पे सी जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट। तो वो टॉ के बराबर क्यों डाला है, उसका लॉजिक यहाँ दिया है इन्होंने शुरू में, इसको समझ लीजिए। टॉ कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, अलग से नाप लेंगे, ये कांस्टेंट के बराबर हो गया, कपल पर यूनिट ट्विस्ट मान लिया टॉ को, इसलिए यहाँ पर c जो है वो टॉ के बराबर हो गया, बिकॉज टॉ इज कपल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी यूनिट ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो टॉ चाहिए, कपल चाहिए, वो है। तो नाउ c बिकम्स टॉ। तो इस तरह से ये सिचुएशन है। अब टॉ क्योंकि एक कांस्टेंट है वो हमें मिल जाएगा, थीटा हम प्रैक्टिकली नाप लेंगे, एल हमको पता है, तो ओनली अननोन इज एफ जी। तो एफ जी हम नाप पाएंगे, और एफ जी में ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें एम, एम और डी ये वैल्यूज पता है, तो अकेला अननोन कैपिटल जी बच गया। ऑब्जर्वेशन ऑफ थीटा thus enables one to calculate g from this equation. Since Cavendish's experiment, the measurement of g has been refined and the currently accepted value is, तब जो कैवेंडिश ने डिटरमाइन की थी, तब जो एपरेटस हमारे पास हुआ करते थे बच्चों, वो इतने एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं थे। अब तक जो रिफाइनमेंट उसमें हुआ उसकी वैल्यू में, तो मोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू जो है कैपिटल जी की, वो है बच्चों 6.67 into 10 to power minus 11, and the unit becomes Newton meter square upon kilogram square. So this is all about universal gravitational constant. तो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी छोटे जी की बात करेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बड़े जी और छोटे जी में, तो मैं उनको क्लियर कर दूं। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, कहीं पर भी बदलती नहीं है। एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू हम लेते हैं अर्थ के लिए, अर्थ की सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हाइट के साथ, डेप्थ के साथ दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे तो बदल जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू बदल जाती है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ बदलती नहीं है। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।